चलिए, नमस्कार, सभी का स्वागत है आज की हमारी इस पहली क्लास में और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जिस वीडियो के बारे में कल हमने बात की थी, हमने कल आपको बुक को जो हमारी बुक है आने वाली उसका पूरा इंट्रोडक्शन हमने आपको दे दिया था। किस तरीके से इस बुक में क्या-क्या रहने वाला और किन-किन चीज़ों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, सारी बातें कल हम लोग कर चुके थे। और मैंने आपसे कहा था कि इस बुक को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। टोटल 88 पेज इस बुक में हैं। तो हमें 3 से 4 दिन का टारगेट लेके चलना है, कम ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन का टारगेट लेके चलना है और इस बुक को कंप्लीट करना है क्योंकि बहुत बेसिक से लेके एडवांस तक का इस बुक में दिया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कंप्यूटर शिक्षा और उसके प्रयोग का पहला खंड। पहला जो चैप्टर हमारा दिया हुआ है, पहला चैप्टर हमारा क्या दिया हुआ है? इन सब पे हमने बात की संबंधी मौलिक धारणा यानी कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं वो क्या-क्या हैं? तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, लेकिन पूरा एकदम ज़ीरो लेवल से अगर देखा जाए तो किस तरीके से कंप्यूटर का जो जन्म है वो हुआ और क्या-क्या उसकी आवश्यकताएँ थी, किन-किन चीज़ों के लिए उसका उपयोग हुआ, सारी बातें हमें यहाँ पे दी गई हैं। देखिए, अब इस कंप्यूटर की मानव से मनुष्य कंप्यूटर की मानव से मनुष्य अपने दैनिक जीवन से लेके अंतरिक्ष अनुसंधान तक हर जगह अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है। यदि कंप्यूटर को धरती से हटा दिया जाए, तो मानव जीवन अचानक से अस्त-व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए आज के को कंप्यूटर का युग कहा जाता है, ठीक है? यहाँ से हमारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन हमने इसको फिर भी पढ़ा। कंप्यूटर क्या है? मेन क्वेश्चन हमारे यहाँ है कि जो बेसिक से पढ़ रहे हैं, उनके मन में क्यूरियोसिटी है, कंप्यूटर असल में है क्या? यदि आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन आपको अगर बेसिक से क्वेश्चनों का आंसर नहीं पता, यदि मैं आपसे कहूँ कि कंप्यूटर क्या है? अपनी भाषा में इसको डिस्क्राइब कीजिए, तो वो तभी आप कर पाएँगे जब आपको एकदम ज़ीरो से लेके हाई लेवल तक उसका बेसिक्स पता हो, अदरवाइज़ आप लोग शर्मिंदा हो जाएँगे बेसिक से कंप्यूटर को लेकर। तो कंप्यूटर क्या है? तो देखिए कंप्यूटर का प्रयोग आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, सबने देखा होगा कि बेसिक तो कंप्यूटर होता क्या है इतना तो देखा होगा। आमतौर पर बैंक में टिकट संरक्षण केंद्र, अस्पताल, शैक्षणिक संस्था, हवाई अड्डे, दूरदर्शन, विज्ञान प्रयोगशाला आदि जगहों पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर क्या है? तो देखिए कंप्यूटर शब्द का पहले हम लोग देख लेते हैं। कंप्यूटर जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द क्या है? कंप्यूट्स और कंप्यूटर का उद्भव यानी कि इन दोनों का जो थोड़ा-सा अपभ्रंश रूप यानी कि इन दोनों को मिला के अगर हम देखें तो इससे मिला हुआ शब्द हमारा क्या है कंप्यूटर है, यानी कि कंप्यूट हिसाब रखना। तो वैसे इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो हिंदी में कंप्यूटर को कहा जाता है संगणक। क्या कहा जाता है? हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म भी होता है यानी कि COMPUTER जो वर्ड है, इसका हर एक वर्ड का एक फुल फॉर्म पूरा यहाँ पे हमारा बनता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। COMPUTER तो सी का हो जाएगा कॉमनली, ओ का हो जाएगा कॉमनली ऑपरेट, कॉमनली ऑपरेट, COM मल्टीपर्पज़, COMPU यूज़र, COMPUT, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। चलिए, कंप्यूटर मानव का आविष्कार है और ये मानव के आदेश निर्देश के हिसाब से काम करता है। कल हमने इस पे बात कर ली थी। ये देखिए यहाँ पे टिकट काउंटर दिया हुआ है हमें कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र। यहाँ पे हमने कभी भी इसको पूरी तरह से शायद किसी ने पढ़ा हो, लेकिन हम जो रिज़र्वेशन करवाते हैं वहाँ पे लिखा होता है कि कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र यानी कि कंप्यूटराइज़्ड रिज़र्वेशन सेंटर होते हैं। इससे आप टिकट अपनी रेलवे के टिकट जो हैं वो यहाँ पे बुक कर सकते हैं। कई बड़े बस स्टैंड जो होते हैं वहाँ पे भी बसों की टिकट इसी तरह से बुक होती है। यह जानना ज़रूरी है क्या है? कंप्यूटर निवेश तथ्य को इकट्ठे करके निर्देशानुसार उसका प्रक्रियाकरण करता है और अंत में परिणाम यानी कि हमें आउटपुट देता है। क्या देता है? हमें आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर की विशेषताएँ यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का वैशिष्ट्य क्या है? शीघ्रता है उसकी एक पहली, दूसरी क्या है? परिशुद्धता है, एक्यूरेसी इसको हम लोग कहते हैं। अध्यवसाय है उसकी यानी कि और कार्य की निपुणता, वर्सेलिटी है उसकी, भंडारण स्टोरेज कैपेसिटी, विश्वसनीयता और है क्या है निर्बोधता। शीघ्रता की यदि हम लोग बात करें तो हम सबको पता है कि जो काम हम लोग कई घंटों में कर पाते हैं कैलकुलेशन का या फिर लेटर लिखने का या फिर किसी डॉक्यूमेंट को बनाने का या फिर किसी संदेश को कहीं से कहीं भेजने का वो सारे काम कंप्यूटर बहुत ज़्यादा शीघ्रता से कर देता है। कंप्यूटर के वेग को अब यहाँ पे देखिए कितना शानदार क्वेश्चन बना है। कंप्यूटर के वेग को किसमें मापा जाता है? यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि कंप्यूटर के वेग को किसमें मापा जाता है, तो कंप्यूटर के वेग को किसमें मापा जाता है? मिप्स में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है?
मिप्स में मापा जाता है, यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इसका फुल फॉर्म होता है। तो मिप्स का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं, क्या आपको पता है कि मिलीसेकंड क्या होता है? तो मिलीसेकंड क्या होता है? 1 सेकंड के 1000 भाग से 1 भाग, उसको क्या कहते हैं? मिलीसेकंड कहते हैं। किस तरह से दर्शाया जाता है? तो 10 की घात -3 ऑफ सेकंड। माइक्रोसेकंड तो 1 सेकंड के 10 लाख भाग से 1 भाग, तो 10 की घात -6 ऑफ सेकंड। नैनोसेकंड क्या होता है? 1 सेकंड से 100 करोड़ भाग का 1 भाग, 10 की घात -9 पॉइंट। पिकोसेकंड की बात करें तो 1 सेकंड से 1 लाख करोड़ भाग से 1 भाग, इसको पिकोसेकंड हमारे यहाँ पे कहते हैं। परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी की हमने बात की, तो इसकी एक्यूरेसी 100% होती है, गलती बिल्कुल नहीं करता। कार्य का अध्यवसाय, एक आदमी कुछ कार्य को करने के पश्चात थक जाता है, उसे कार्य में मनोनिवेश करने से बाधा उत्पन्न होती है, पर कंप्यूटर घंटों तक कार्य करके भी उसी क्लांति का बोध नहीं होता, मतलब उसे थकान नहीं होती है। एक ही कार्य को चाहे बार-बार क्यों ना करने पड़े, कंप्यूटर बिना द्विधा से कार्य करता रहता है। यानी कि कार्य बिना थके, बिना हारे, कुछ भी गलती करे बिना कंप्यूटर निरंतर अपना कार्य करता रहता है। कार्य की निपुणता, तो उसकी निपुणता बहुत शानदार होती है, चाहे आप क्या करें, चित्र आँकना करें, कर्मचारियों की तनख्वाह का बिल बनाना करें, छात्रों के परीक्षा परिणाम निकालना करें, किसी भी तरह का आप कार्य करें, उसकी निपुणता हमेशा बहुत अच्छी रहती है। भंडारण क्षमता की यदि हम लोग बात करें, तो इसकी जो भंडारण क्षमता होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। कई तरह के डॉक्यूमेंट, कई तरह के जो वीडियो होता है या फिर ऑडियो होता है या फिर किसी भी तरह का आप इसको डॉक्यूमेंट दें, उसकी ये भंडारण आराम से अपने पास रख लेता है, क्योंकि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। ये हमने यहाँ पे रखा था। कल हमारा धारण क्षमता को हमने देखा था कि सबसे छोटा भाग जो होता है स्टोरेज का, वो क्या होता है, यानी कि इसको हम लोग किस तरह से दर्शा सकते हैं कि सबसे छोटा हिस्सा जिसको हम लोग कह सकते हैं। बाइट, बाइट से बड़ा क्या होता है? किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, टेराबाइट, उसके बाद पेट्टाबाइट तक भी होता है। तो कितने बाइट मिलके 1 किलोबाइट बनता है, यहाँ पे ये देखना है हमें। तो 1024 बाइट यदि आप मिला दोगे तो 1 किलोबाइट बन जाएगा, 1024 किलोबाइट यदि आप मिला दोगे तो 1 मेगाबाइट बन जाएगा, 1024 मेगाबाइट यदि आप मिला दोगे तो 1 गीगाबाइट बन जाएगा, 1024 गीगाबाइट मिला दोगे तो 1 टेराबाइट बन जाएगा, 1024 टेराबाइट मिला दोगे तो 1 पेट्टाबाइट बन जाएगा। इस तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए। सबसे छोटी इकाई हमारी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? बिट्स हो जाएगी। बिट्स से हमारा क्या बनेगा? बाइट। हालाँकि इन्होंने यहाँ पे बिट्स दिया नहीं ना, सीधे बाइट से स्टार्ट यहाँ पे कर दिया, जबकि बिट्स होता है ना? बिट से बाइट, बाइट से किलोबाइट, ठीक? विश्वसनीयता इसकी बहुत अच्छी है, निर्भुलता, ये सारी चीज़ें देखेंगे। कंप्यूटर का इतिहास, यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा कंप्यूटर का। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक आधुनिक यंत्र है। यह तथ्य और सूचनाओं का प्रक्रियाकरण करता है। इसे आप लोग प्रवृत्ति या पर्याय में पढ़ेंगे। स्वअल्प समय में गाणितिक हिसाब रखने के लिए गणितज्ञ के सालों-साल कोशिश करते थे। चेष्टा काफ़ी प्राचीन है, यानी कि देखो, मेनली जो कंप्यूटर का जो जनन हुआ है, यानी कि इसका जो आविष्कार हुआ है, वो गणना करने के लिए हुआ था। यानी कि लोगों को जो कैलकुलेशन करने में समस्याएँ आती थी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए कंप्यूटर को बनाया गया था, ताकि कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो सके और बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेशन की जा सके। इसलिए कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, लेकिन समय के साथ हमने क्या किया, उसको मॉडिफ़ाई करते गए। जिस तरह से हम लोग मॉडिफ़ाई करते गए, उसने अपने कार्य करने की जो क्षमता है, उसको भी विकसित किया और वो नए-नए कार्य डेली करता गया। तो अबेकस की बात करते हैं। अबेकस हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि अबेकस पता होना आपको चाहिए कि कम से कम अबेकस है क्या? तो ऐसा विश्वास है कि लगभग 4000 वर्ष पूर्व चीन के गणितज्ञों ने गणितिक हिसाब को जल्दी संपादन करने के लिए अबाकस का उद्भावन किया था, यानी कि अबेकस को बनाया था। अबेकस हमारे प्रचलित दशमिक स्थायीमान के अनुसार कार्य करता है। वर्तमान भी चीन, जापान, सोवियत रूस में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अबेकस का प्रयोग देखने को मिलता है। तो कई बार हमने भी देखा होगा, जो हमारी जो स्लेट आती थी उसमें इस तरीके के हमें पारे दिए हुए होते थे, तो वो अबेकस ही होती थी। यानी कि आप अगर इस तरीके से जोड़-घटाव सीखोगे, तो आपका जोड़-घटाव करने की जो आपका जो दिमाग है बच्चे का, जो इस तरीके से यदि वो कैलकुलेशन करना सीखेगा, तो उसका जो मैथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वो क्या कह रहे हैं, अभी भी वर्तमान में भी चीन, जापान और सोवियत रूस में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अबेकस का प्रयोग देखने को मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चों को अब स्टार्टिंग से ही मोबाइल दे दिया जाता है, तो उसके खुद का जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है।
उसके बाद करें यदि हम लोग बात करें तो नेपियर बोन। नेपियर बोन कौन है? 17वीं शताब्दी की शुरुआत से स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ जॉन नेपियर ने एक हिसाब यंत्र का उद्भावन किया था। इसकी सहायता से गुणा और बट्टा जैसे कार्य होता था, इसे नेपियर बोन कहा जाता था। तो ये अब आपको नई चीज यहाँ पे पता चली कि नेपियर बोन क्या है। नेपियर नाम का एक गणितज्ञ था जिसने क्या किया था, एक यंत्र बनाया था जिसकी सहायता से गुणा और बट्टा जैसे कार्य हो सकते थे। क्या आपको पता है गणितज्ञ नेपियर ने 1614 में लॉगरिदम का उद्भावन किया था? नेपियर और गणितज्ञ ब्रिग्स ने सारणी प्रस्तुत की थी जिसके माध्यम से कई जटिल गणितिक हिसाब जल्दी संपादित हो जाते थे। तो यहाँ पे हमें नई चीज पता चली। अब बात करते हैं पास्कल। पास्कल हमें सबको पता है कि ब्लेज पास्कल नाम के एक क्या थे, गणितज्ञ थे। तो 1642 में फरासी यानी कि फारसी गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल ने अपने पिता को व्यवसाय में मदद करने के लिए पहली बार एक गणितज्ञ यंत्र पास्कलाइन का आविष्कार किया था। इस यंत्र में मोटर गाड़ी के गियर की तरह कई गियर होते थे। ठीक है, इस गियर के द्वारा दशमलव अंक 0 से 9 तक अंक उसमें सूचित हुआ था, यानी कि 0 से लेकर 9 तक के उसमें क्या होते थे, अंक होते थे। परवर्ती समय में अर्थात 1673 में जर्मन गणितज्ञ लिवनिज ने भी हिसाब यंत्र प्रस्तुत किया था। इसकी सहायता से गुणा और बटा वर्गमूल आदि प्रक्रियाएं संपादित होती थी। यानी कुल मिला के बात ये करनी कि पास्कल का जो आविष्कार है वो ब्लेज पास्कल ने किया था। ये चीज हमें यहाँ से पता चली। उस यंत्र को लिवनिज कैलकुलेटर कहा जाता था। लिवनिज ने जो बनाया उसको क्या कहते थे? लिवनिज कैलकुलेटर हम लोग यहाँ पे कहते थे। इस यंत्र का नाम स्टेपर्ड रेकनर भी कहा जाता था। ठीक है, इसमें गणित का सिर्फ 0 और 1 का प्रयोग होता था। 0 1 अभी हम लोग देखेंगे जब बाइनरी लैंग्वेज पढ़ेंगे तब। तो डिफरेंस इंजन हमें यहाँ पे दिया गया और एनालिटिकल इंजन हमें यहाँ पे दिया हुआ। दो तरह के इंजन अभी हमारे सामने यहाँ पे हैं। चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, यानी कि दोनों इंजन इन्हीं ने ही बनाए थे। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है और कंप्यूटर का पितामह भी इन्हीं को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने 1883 में एक उत्कृष्ट हिसाब यंत्र का आविष्कार किया था जिसे डिफरेंस इंजन कहा जाता था। उस समय बेबेज ने एक दूसरा एनालिटिकल इंजन भी उद्भावन किया था। दूसरे एनालिटिकल इंजन का आविष्कार भी इन्होंने किया था। यह संपादित हिसाबों को रख पाता था, परंतु परवर्ती समय में इसका संपूर्ण निर्माण बेबेज के द्वारा संभव नहीं हो पाया था। बेबेज के द्वारा निर्मित दोनों यंत्रों को व्यवहृत समस्त निर्माण कौशल के कारण आधुनिक कंप्यूटर की प्रस्तुति का मार्ग उन्मुक्त हो पाया है। यानी कि इनके द्वारा जो एनालिटिकल इंजन या फिर डिफरेंस इंजन जो बनाए गए हैं, उसी के कारण जो वर्तमान में हम लोग कंप्यूटर देख पा रहे हैं उसका जो उसका निर्माण का जो है या फिर उसका प्रशस्ति मार्ग जो है वो उन्मुक्त हो पाया, यानी कि वो निर्माण संभव हो पाया है। इसीलिए इनको कंप्यूटर क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। क्या आपको पता है कवि लॉर्ड वायरन की बेटी अगस्ट एडा वायरन 1815 से 1852 एक गणितज्ञ थी जिन्होंने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के अनुसरण में प्रोग्रामिंग कौशल का प्रयोग किया था। इसीलिए उन्हें पृथ्वी का पहला प्रोग्रामर फर्स्ट प्रोग्रामर माना था। यानी कि अगर यदि आपसे क्वेश्चन बन जाए कि हु वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर, तो आपको क्या लिखना है? लेडी अगस्टा। क्या लिखना है? लेडी अगस्टा, जिन्होंने क्या की थी? फर्स्ट प्रोग्रामर थी। बेटी अगस्ट आड़ा वायरन उनका पूरा नाम था, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं उनको? लेडी अगस्टा बोलते हैं। हेलोरिथ का कार्ड वाचन यंत्र, ये भी चलो ठीक है किसी काम का नहीं है। हमारा कंप्यूटर विज्ञान का प्रारंभ, कंप्यूटर विज्ञान का जो प्रारंभ है हमारा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ वॉन न्यूमैन को, है ना। कंप्यूटर हिसाब के अतिरिक्त प्रोग्रामों, वॉन न्यूमैन की बात यदि हम लोग करें यहाँ पे, तो वॉन न्यूमैन यहाँ से आता है। 1946 में जॉन न्यूमैन ने 1930 में एक नक्शा प्रस्तुत किया था। परिवर्तित समय में डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण, नहीं 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 नहीं, वॉन न्यूमैन का कहाँ जाएगा? यहाँ से आ जाते हैं। मार्क वन कैलकुलेटर पढ़ लेते हैं। आईबीएम सभी को पता होना चाहिए कि आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईबीएम का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एक बार फिर बोलेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम कंपनी के सहयोग से हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आइकेन द्वारा निर्मित ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर यानी कि एएससीसी अथवा मार्क वन विद्युत यांत्रिक का हिसाब कार्य का एक मील का पत्थर है। इस यंत्र की सहायता से सारी गणितिक प्रक्रियाएं संगठित होकर हिसाब कार्य संपादित कर सकती हैं। यानी कि यदि आपसे बात की जाए कि जो मार्क वन कंप्यूटर है वो किसने बनाया,
तो देखिए मार्क 1 यदि हम लोग बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने तो बनाया, लेकिन कंपनी की बात करें तो आईबीएम का ही नाम उसमें आएगा। आईबीएम कंपनी के द्वारा ही मार्क 1 कंप्यूटर का निर्माण किया गया। यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन बना है। दूसरी बात करें तो ये एएससीसी का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। एबीसी एबीसी क्या है? तो एबीसी पहला इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र है। 1942 में क्लिफोर्ड बेरी और विनेसेंट एनर्ट सेफ के द्वारा निर्मित हुआ था, जिसमें व्यवहारत पथों का निर्माण कार्य बुलियन बीज पर निर्भर करता था। तो ये अभी तक नया है हमारे लिए। एनईएक की बात कर लेते हैं। एनईएक पूरी तरह से बना हुआ एक कंप्यूटर था, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये पूरा। एनईएक का फुल फॉर्म भी हमारे यहाँ पे होता है, देखो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो एनईएक एक वैद्युतिक कैलकुलेटर है। इस कंप्यूटर में 19,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी। अनियक के लिए 800 वर्ग फुट जगह की आवश्यकता पड़ती थी, यानी कितना बड़ा कंप्यूटर था ये। 800 वर्ग फुट जगह, यानी कि आजकल लोगों के घर बनते हैं, इतना बड़ा एक कंप्यूटर था अनियक। इसके संचालन में कई त्रुटियां भी थी। तो अगर यदि बात की जाए तो पूरी तरह से एक जो कंप्यूटर था, फर्स्ट कंप्यूटर की यदि हम लोग बात करें तो एनियक ही होगा। लेकिन बहुत ज्यादा साइज में बड़ा था और इसके इसमें किसी कार्य में क्या थी, कई प्रकार की त्रुटियां भी थी। एडसेक की बात कर लेते हैं। एडसेक का भी यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ देखिए हमें यहाँ पे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मारिक उलेक्स, या फिर इसको उइलक्स भी पढ़ सकते हैं, इन्हें अनुवेशों के आधार पर एडसेक का आविष्कार किया था। एडवेक की बात कर लेते हैं तो एडवेक का भी यहाँ पे हमें दिया हुआ है। यूनिवेक यूनिवेक की बात करते हैं तो पहले अमेरिका की जनगणना के लिए इसका व्यवहार हुआ था, यानी कि अमेरिका की जनगणना के लिए इसका निर्माण हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा कंप्यूटर था जिसका की निर्माण अमेरिका में जनगणना के लिए किया गया था, लेकिन इसको फिर व्यवसायिक क्षेत्र में भी उतार दिया गया। कंप्यूटर की पीढ़ियां हम लोग पढ़ लेंगे, बहुत आईएमपी ये पूरा हमारा रहने वाला है। आप चाहें तो यहाँ पे इसमें स्टार भी बना सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की पीढ़ियों की यदि हम लोग बात करें तो कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या है? कंप्यूटर की विवर्तन अत्यंत क्षिप्र है। कितने शानदार हिंदी के इसमें वर्ड दिए हुए हैं, कई के तो आपको मतलब, यानी कि मुझे भी और आपको मतलब भी पता नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में बहुता अग्रगति एवं नूतन उद्भाव के कारण यह विवर्तन द्रुत गति से हो रहा है। समयानुसार कंप्यूटर की अग्रगति को बांटा गया है। हर भाग विभक्त समयकाल कंप्यूटर की एक एक पीढ़ी है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि समय के अनुसार उन्होंने कंप्यूटर की जो जो भी उसमें परिवर्तन हुए, जो भी उसमें अपडेट हुए हैं, उन सबको पीढ़ियों में बांट दिया। तो कुल मिला के अब तक कंप्यूटर कितनी पीढ़ियां बनी है? 5 पीढ़ियां हमारी बन चुकी हैं। पहली पीढ़ी की बात करें तो पहली पीढ़ी 1945 से 1956 तक थी। इस जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो एनिएक है, एबीसी है, एडवेक है, यूनिवेक 1 आदि पहली पीढ़ी पीढ़ी कंप्यूटर है। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब द्वारा निर्मित था। देखिए बहुत शानदार से यहाँ पे हमें मिल गया कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। आधुनिक उपाद विकिरण गुण बृहत आकार तथा अत्यधिक बिजली की आवश्यकता उस समय निर्मित कंप्यूटर का प्रमुख अवगुण था। यानी कि उस समय के कंप्यूटर की जो नकारात्मकता बोले या फिर उनकी जो दोष बोले तो उसमें क्या था कि उनका कार्य में उनकी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी शुद्धता भी नहीं होती थी, उनका आकार भी बहुत ज़्यादा था और दूसरी बात है उनको बिजली की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती थी और आकार उनका बहुत बड़ा था। तो लाने ले जाने की भी समस्या वहाँ पे हमारी उत्पन्न होती थी। दूसरी बात करें दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर का क्या-क्या था? तो ये इनका ट्रांजिस्टर का इसमें यूज़ होता था दूसरी जनरेशन में। कब से कब तक का था? तो 1957 से लेके तो 1963 तक दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे हमारे। वैक्यूम ट्यूब के बदले इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था। लेकिन यदि बात करें तो पहली पीढ़ी की तुलना में इसका आकार छोटा था। लेकिन इसकी भी स्पीड कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। लगभग 40 वैक्यूम ट्यूब की जगह एक ट्रांजिस्टर लगाया जा सकता था। तो छोटा तो हो गया था, लेकिन इसकी भी कार्य निपुणता कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो इसमें किसका यूज़ होता था? इंटीग्रेटेड सर्किट का। हिंदी में देखिए कितना शानदार इंटीग्रेटेड सर्किट का यहाँ पे हमें फुल फॉर्म दिया हुआ है, हिंदी ट्रांसलेशन दिया हुआ है। समन्वित परिपथ। इंटीग्रेटेड सर्किट का हिंदी दिया हुआ है हमें यहाँ पे समन्वित परिपथ। व्यवहार की समय सीमा कब से कब तक रहा? तो 1964 से लेकर 1970 तक यहाँ रहा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आलोच्य दोनों पीढ़ियों के कंप्यूटर से ज्यादा क्षिप्र हैं। यानी कि उन दोनों की तुलना में थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो ज्यादा अच्छा है, क्षिप्र यानी ज्यादा अच्छा है वो। एक ही समय में कई ट्रांजिस्टरों को लेकर एक सिलिकॉन के टुकड़ों में समन्वित किया जा सकता है। यानी कि जो पहले वैक्यूम ट्यूब था, फर्स्ट जनरेशन में क्या था? हमारा वैक्यूम ट्यूब था।
है ना? पहले में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरी में हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया। लेकिन कई सारे ट्रांजिस्टरों की तुलना में यहाँ पे सिर्फ़ एक सिलिकॉन का टुकड़ा लगा दो तो आपका काम हो जाता था, है ना? तो और इसकी शक्ति भी बड़ी हुई थी, इसका आकार भी छोटा हुआ। दूसरी बात है कार्य की शुद्धता भी हमारी यहाँ पे बढ़ी। 4th जनरेशन की यदि हम लोग बात करें तो कब से कब था? तो 1971 से लेके अब तक नहीं था ये बीच में खत्म हो गया। अब हम 5th जनरेशन में आ गए हैं, तो 2000 यदि हम लोग बात करें तो 5 या 7 से अब हमारा 5th जनरेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें क्या यूज़ था? माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ था। किसकी जगह? तो सिलिकॉन, यानी कि हमारा जो इंटीग्रेटेड आईसी चिप था उसकी जगह अब सिलिकॉन सॉरी माइक्रो प्रोसेसर का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने लगे। तो जो हमारा सीपीयू है वो 4th जनरेशन का ही है। चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का संप्रासारण मात्र है। ठीक है? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का समन्वित कौशल यानी कि उसकी इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का अत्याधुनिक रूप चौथी पीढ़ी में रूपांतरित हुआ है। इसीलिए इस पीढ़ी के कंप्यूटर द्रुत, निर्भर योग, उच्च संचय क्षमता के अधिकारी बन पाए हैं। अब प्रयोग करने वाले कंप्यूटर इसी श्रेणी के यानी कि अब वर्तमान में जो हम लोग कंप्यूटर प्रयोग कर रहे हैं वो सब 4th जनरेशन के ही कंप्यूटर हैं। किसका यूज़ होता है इसमें? तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज़ होता है जो कि बहुत ज़्यादा छोटी होती है। इसी वजह से कंप्यूटर का आकार भी कम हो गया है और स्पीड भी उसकी बढ़ गई है। ये माइक्रो प्रोसेसर की चिप हमें यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं क्या जानते हैं हम लोग 1 लाख से अधिक परिपथ को समन्वित करने के कौशल को वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि वीएलएसआई कहा जाता है। तो वीएलएसआई तो होता है वैसे की वैसे क्या होता है? एमएलएसआई भी होता है और उसके बाद एसएलएसआई भी होता है यानी कि स्केल स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन भी होता है हमारा, है ना? या फिर वीएलएसआई यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी होता है। तो वैसे की वैसे ही हमारा मीडियम स्केल इंटीग्रेशन भी होता है और स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन भी होता है। 5th जनरेशन का वर्तमान और उसकी प्रवृत्ति कृत्रिम धी अ, धी शक्ति एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो यहाँ पे देखिए हमें वैक्यूम ट्यूब दिया हुआ है, ट्रांजिस्टर भी दिया हुआ है, उनके दोनों के हमें यहाँ पे फोटो दिए हुए हैं। कंप्यूटर का विभागीकरण की बात करेंगे लेकिन आज की क्लास में इतना ही। आने वाली जो क्लास है उसमें हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो ये क्लास किस तरह से रही आपको बहुत ज़्यादा स्पीड से हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन चूंकि ये सारी चीज़ें आपको पता है सिर्फ हम लोग एज अ रिवीजन के तौर पे इसको पढ़ रहे हैं और ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारा मिल जाएगा। लिंक इसको टेलीग्राम ग्रुप की आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।